हाय एवरीवन, आई होप कि आपको पिछला वीडियो वाई फार्माकोविजिलेंस अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि फार्माकोविजिलेंस कब स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ। अगर हम यूरोपियन कमीशन की बात करें तो वो कहता है कि फार्माकोविजिलेंस एक प्रोसेस और साइंस है जो कि मेडिसिन की सेफ्टी पर निगरानी रखती है। अगर किसी मेडिसिन या दवाई से खतरा हो या किसी खतरे के संकेत हो तो उसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएं, जिससे जो खतरा हो उसको कम किया जा सके और जो मेडिसिन के फ़ायदे हैं उसको बढ़ाया जा सके। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई? जो अर्लीस्ट पेपर एविडेंस हमारे पास हैं वो लगभग 175 साल पहले के हैं, हाना की डेथ और उसकी इन्वेस्टिगेशन के। पर उसके पहले के भी प्रमाण हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया के, जहाँ के लोग मिट्टी के टैबलेट्स या पट्टियों पे औषधीय पौधों के बारे में लिखा करते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे मिट्टी के टैबलेट पे लिखा गया है। इसके बाद आते हैं हिप्पोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। उन्होंने मेडिसिन की निगरानी यानी ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ फ़ायदे ही नहीं देखने हैं बल्कि हमें नुकसान का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है ड्रग सेफ्टी की सिस्टमेटिक निगरानी या मॉनिटरिंग की। देन ही डाइड इन 375 BC। फिर दिन आता है 29 जनवरी 1848 का, जब एक यंग लड़की हैना ग्रीनर, जो कि नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में रहती थी, उसका जब इन्फेक्टेड टोनेल निकाल रहे होते हैं तो उसको क्लोरोफॉर्म का एनेस्थेटिक देते हैं। फिर उसकी डेथ हो जाती है। सर जेम्स सिम्पसन ने कहा था कि क्लोरोफॉर्म एक सेफ और पावरफुल एनेस्थेटिक है और वो उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में लेके आए थे। हाना की डेथ की वजह तो पता नहीं चल पा रही थी और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था कि किस वजह से उसकी डेथ हुई थी। कुछ कह रहे थे शायद लीथल अरिथमिया है या फिर पल्मोनरी एस्पिरेशन। फिर जब कुछ और भी डेथ्स होती हैं तो मेडिकल कम्युनिटी और जनरल पब्लिक भी एनेस्थीसिया की सेफ्टी को लेके कंसर्न दिखाते हैं। तो उस टाइम पे द लैंसेट जर्नल ने इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए कमीशन बनाया। तो इस कमेटी ने सभी डॉक्टर्स को एनेस्थीसिया की वजह से हुई डेथ्स को रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया और मोटिवेट किया, और उसके रिजल्ट्स द लैंसेट जर्नल में 1893 में पब्लिश होते हैं, जिससे फाइनली कंफर्म होता है कि एनेस्थीसिया की वजह से डेथ हो सकती है। तो फार्माकोविजिलेंस की फील्ड में नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है ईयर 1920 में। अर्ली 1900s या उससे पहले मेडिसिन्स हिट एंड ट्रायल मेथड से डेवलप होती थी। उस टाइम पे जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज थी लोग उसको यूज़ करते थे, चाहे वो आयुर्वेदा हो, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन हो या फिर यूनानी हो। वो प्लांट्स, हर्ब्स और कोई नेचुरल सोर्स अवेलेबल होते थे उनका यूज़ करते थे, या फिर बाई चांस डेवलपमेंट होती थी जैसे पेनिसिलिन। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली बैक्टीरियल कल्चर को मोल्ड से कंटेमिनेट कर दिया था, जिससे कि पेनिसिलिन की खोज होती है। फिर दशक आता है 1920 का, जब थेरेपेटिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे ये चेक किया जा सके कि कौन सी डोज पे मेडिसिन का पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है और कौन सी डोज पे नेगेटिव इफेक्ट या फिर टॉक्सिसिटी आ रही है। ये किसी इंसिडेंट की वजह से नहीं था, बल्कि बहुत सारी नई मेडिसिन मार्केट में आ रही थी और उनके चेक करने के लिए कि वो एक्चुअल में इफेक्टिव हैं भी या नहीं, इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा। किसी ड्रग का जितना ज़्यादा थेरेपेटिक इंडेक्स है वो उतनी ही सूटेबल है क्लिनिकल यूज़ के लिए। फिर टाइम आता है 1937 का, जब यूएस में 107 लोगों की डेथ हो जाती है। उन सब लोगों ने एक ही ड्रग या मेडिसिन ले रखी थी जिसका नाम था सल्फेनामाइड एलेक्सर। वो एक एंटीबायोटिक की लिक्विड फॉर्म होती है। उन सब लोगों ने उसका यूज़ किया होता है। उसमें एक सॉल्वेंट यूज़ होता है और उसका नाम था डाई इथाइल ग्लाइकोल। तो कंपनी उसका यूज़ करती है ड्रग के टेस्ट बनाने के लिए। दुर्भाग्य से कंपनी को ये नहीं पता था कि डाई इथाइल ग्लाइकोल ह्यूमंस के लिए बहुत ही टॉक्सिक था और 107 लोगों की डेथ हो जाती है। तो उसकी वजह से 1938 में एक्ट आता है, फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसका मकसद था कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उस टाइम पे उसका नवीनीकरण किया जाए। तो इसमें कहा गया कि ड्रग्स या मेडिसिन को मार्केट में लाने से पहले उसकी सेफ्टी चेक करनी जरूरी है, और उसके लिए फैक्ट्री है उसका इंस्पेक्शन भी हो सकता है। तो इसके साथ ही क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत होती। तो जब इन क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत होती है तो उस टाइम पे कोई सेट प्रिंसिपल्स नहीं थे, ना कोई गाइडलाइंस थी, तो कुछ भी एथिकल स्टैंडर्ड नहीं था।
कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो आज गाइडलाइंस हैं वो बनती हैं। तो इन्हीं इंसिडेंट्स में से एक है सिफिलिस की स्टडी। तो ये स्टडी स्टार्ट होती है 1932 में और ये बड़े ही अनएथिकल तरीके से होती है। तो इसका जो एम था टू इन्वेस्टिगेट द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ अनट्रीटेड सिफिलिस इन अफ्रीकन अमेरिकन मैन। तो 40 सालों के लिए जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे जिनको सिफिलिस हुआ था उनको बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाता है। इस स्टडी में 600 गरीब अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को एनरोल किया गया था, जिसमें से 399 लोगों को लेटेंट सिफिलिस का इन्फेक्शन था और 201 लोगों को ये डिजीज नहीं थी। तो सबसे शॉकिंग जो पार्ट था इस स्टडी का वो था डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट। पार्टिसिपेंट्स को स्टडी के बारे में धोखे में रखा गया था। उनको बताया गया था कि दे विल रिसीव फ्री हेल्थ केयर इंक्लूडिंग मील्स, मेडिकल एग्जाम्स एंड बरियल इंश्योरेंस, बट उनको नहीं बताया गया था कि स्टडी का एक्चुअल पर्पस क्या है और यहाँ तक ये नहीं बताया गया था कि उनको सिफिलिस है। तो 1997 में जो प्रेसिडेंट थे यूएस के बिल क्लिंटन, उन्होंने फॉर्मली अपोलोजाइज किया था ऑन बिहाफ ऑफ यूएस गवर्नमेंट जो सर्वाइविंग पार्टिसिपेंट्स थे और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी एस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था टस्केगी सिफिलिस स्टडी लीगेसी कमेटी, और उन्होंने जो सर्वाइविंग मेंबर्स थे या फिर उनके जो डिसेंडेंट्स थे उस स्टडी के जो पार्टिसिपेंट्स के, उनको कंपनसेशन और बेनिफिट्स देने के लिए। तो इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स बनाए गए थे वो ये थे